बीकानेर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने एक जबरदस्त क्लास लेकर आप सभी को विदित होगा कि आज की जो हमारी क्लास है ये 12th क्लास की सेकंड पार्ट है और पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और उसी को कंटिन्यू आगे रखते हुए हम लोग आगे का पोर्शन करेंगे। ठीक है, आप सभी को एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बतानी है। कौन सी बतानी है कि आप सभी को पता है कि आज के जमाने में ऑनलाइन पढ़ना एक बेसिक क्लासिक हो गई है। ठीक है, आप तो 12 तक बहुत कम बच्चे होते हैं जो 12th क्लास या 11th क्लास या 10th क्लास जो कि लाइव पढ़ते हैं या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं या कुछ बच्चे हो जो एप्लीकेशन के माध्यम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया कि आप बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आइडिया होता कि फोन में कौन सा यूज लेना है, क्या यूज में लेना है और क्या यूज में नहीं लेना है। लेकिन आप सभी को एक खास करके बात ध्यान रखनी है। कौन सी? कि आपको जब तक पढ़ाई करो ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी पढ़ाई करो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन जो मैं कहूंगा ये घटिया एप्लीकेशनों से आपको दूर रहना। आप कहोगे सर ये घटिया एप्लीकेशन क्यों है? ये घटिया एप्लीकेशन है वो भी आपके लिए क्यों है? इसका भी रीजन है। मैंने एक व्यक्ति था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसके बारे में सुना है कि उनको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती थी। जैसे मान लो उसको छोड़ो, आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी याददाश्त कितनी तेज थी? उनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो मोबाइल से, उस जमाने में मोबाइल था ही नहीं। तो अगर जितना आप मोबाइल से दूर रहोगे ना उतना ही आप फायदे में रहोगे। तो फिर आप कहोगे सर हम क्लास कैसे? इसका भी एक शेड्यूल बनाओ, आप फिक्स शेड्यूल बनाओ कि हम मोबाइल को तब तक ही यूज में लेंगे तब तक क्लास लेंगे। ठीक है, क्लास सपोज करो आप 1 घंटे की ले ली, 2 घंटे की ले ली, 3 घंटे की क्लास, इससे ज्यादा आप क्लास नहीं लोगे। तो 3 घंटे ही मोबाइल को यूज में लेना, उसके बाद में मोबाइल को टच भी नहीं करना। अगर इन सभी शर्तों से आप पढ़ाई करोगे तो आप यूं समझो कि अपनी मेहनत से कुछ कर गुजरोगे। वरना जो आपको पता है कि जो मैं कहूंगा मोबाइल टाइप लड़के होते हैं वही आप बनकर रह जाओगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए, अपने समाज को, अपने देश को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को डिसीजन लेना है कि हमें कौन सी चीज देखनी है और कौन सी चीज नहीं देखनी। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप शॉर्ट वीडियो देखते हो, जो अफीम, अमल, डोडा, उसका जो नशा होता है ना, उससे खतरनाक नशा होता है शॉर्ट वीडियो देखने का। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखते ही जाते हो, उसका कोई अंत नहीं होता। समझो आप टाइम को, जिसने समय की कदर की है ना, समय उसकी कदर करता है। ठीक है ना, तो समय को ठोकर मारता है ना, वो समय उसको जिंदगी के लिए ठोकर मार देता है। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हमेशा के लिए टाइम को बचाओ, टाइम को उपयोग लो, टाइम की कदर करो, तभी आपकी इज्जत होगी, वरना आपकी इज्जत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका कारण भी आप जानते हो। एक बार जब रात में सोना तो सोचो, इमेजिन करो कि आज मैंने कौन सी गलती की है, आज मैंने कितनी पढ़ाई की है। एक दिन आप ट्राई करना, क्या ट्राई करना, चेक करना कि मैं कितना पढ़ता हूं। सुबह से स्टार्ट करना और सुबह से शाम तक चेक करना, एक एक मिनट को नोट करना कि मैंने इतने टाइम वो बुक पढ़ी, इतने टाइम वो बुक पढ़ी, वो भी ईमानदारी से। आपको पता चल जाएगा आप कितना पढ़ते हो। और उसके बाद में साथ साथ ये भी नोट करना है कि आप मोबाइल कितने टाइम चलाते हो, आप अपने दोस्तों से गप्पे फालतू कितने टाइम करते हो। इन सभी का जब आप बनाओगे ना शेड्यूल, तो आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। समझ रहे ना बात? बाकी ये सारी बातें तो मैंने आपको समझा दी है। बाकी आपको पता है कि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। आपकी जिंदगी है, जैसे चाहे आप वैसे जी सकते हो। बट एक गुरु का या एक दोस्त मान सकते हो आप, उसका उद्देश्य ये रहता है कि आप अपना रास्ता ना भटके और अपनी जिंदगी स्वयं से जिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, इसी सोच के साथ मैं क्लास आगे की स्टार्ट कर रहा हूं। आप सारे पिछले वीडियो में हमने जो हमारे पास में इंट्रोडक्शन था वही चल रहा था और इसी वीडियो में उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग काम करेंगे। जैसे आप सभी को विदित होगा कि पिछले वीडियो में जो हमारे पास में लास्ट टॉपिक था जिसको हम लेकर चल रहे थे वो था समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण हमारे पास में 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सॉरी, समुच्चय का निरूपण। जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? समुच्चय का निरूपण, जो कि कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला प्रकार कौन था हमारे पास में? रोस्टर या सारणीबद्ध, और दूसरा था वो था समुच्चय निर्माण। ठीक है, तो रोस्टर या सारणीबद्ध तो इजी था, 2 सेकंड में या यूं कहे तो 1-1.5 मिनट में आप समझ गए थे। और जो समुच्चय निरूपण था, समुच्चय निर्माण था, उसमें टाइम लग रहा था। ठीक है, एक बार कंफ्यूजन हो गया बोलने में, मैं दोबारा बता देता हूँ।
समुच्चय निर्माण, जो समुच्चय निरूपण था वो हमारे पास में दो प्रकार का था। एक पहला प्रकार कौन था, रोस्टर या सारणीबद्ध, दूसरा प्रकार था समुच्चय निर्माण। तो दोनों को हमने फुल डिटेल में चर्चा कर लिया था। अब उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आगे का पोर्शन हमारे पास में होता है उसको ध्यान से समझो। देखो एक चीज आप सभी को खास करके ध्यान रखनी, कौन सी, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि जो समुच्चय को कैपिटल ए से, या मैं लिख देता हूं बड़े अक्षर से व अवयव को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। सॉरी, तो हम क्या कहेंगे कि समुच्चय को बड़े अक्षर व, समुच्चय को तो किससे लिखते हैं, बड़े अक्षर से, वह अवयव को छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये जो मैंने दो पॉइंट लिखे, ये क्या लिखे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होती है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं और आगे भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में कोई समुच्चय, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास में एक समुच्चय। अब इसको ऐसे थोड़े कहेंगे ये समुच्चय 1 2 3 4, नहीं, इसका हम लोग एक नाम करेंगे। तो इस पूरे जो समुच्चय होता है, तो मैंने लिखा है कि समुच्चय को बड़े अक्षर से, यानी बड़े अक्षर से लिखते हैं, ठीक है। और जो अवयव यानी 1 2 3 4 है, ये हमारे पास नहीं होते अवयव, तो इनको छोटे अक्षरों से लिखते हैं। तो ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हो। जैसे ए बराबर में मान लीजिए हमारे पास में अवयव है ए बी सी और डी, ठीक है। अवयव को बड़े अक्षर से और जो समुच्चय को बड़े अक्षर से, और जो अंदर अवयव होते हैं उनको छोटे अक्षर से लिखते हैं, ये आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, तो मैंने यहाँ पर दो बातें लिखी, एक लिखी अवयव है, सदस्य है, में है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। एक में लिखा है अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप टू भी लिख सकते हो, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ एग्जांपल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक समुच्चय, सपोज करो मान लीजिए मेरे पास में एक समुच्चय है बी मेरे पास में एक समुच्चय, मान लीजिए समुच्चय के अंदर है मेरे पास 2 3 4 6 7 9, ठीक है। समुच्चय के अंदर जो मेरे पास में अवयव है वो हमारे पास में क्या है, 2 3 4 6 7 और 9। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि बी के अंदर एक है क्या, बी के अंदर एक है क्या, मतलब बी के अंदर जो बी समुच्चय उसके अंदर अवयव एक है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं है ना। तो इसमें हमारे पास में लग जाएगा अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो इसमें जो सिस्टम होता है हमारे पास में वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो साइन होता है ना बिलोंग्स टू का, वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसको ऐसे करके इसको ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास में बिलोंग्स टू का साइन होता है। अब अगर ये अवयव इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर हम लोग ऐसे तिरछी लाइन खींच देते हैं, तो हम कहेंगे कि जो बी के अंदर एक है वो अवयव नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लो अगर आगे की बात की जाए, जैसे मान लो हमारे पास में जो समुच्चय बी है उसके अंदर हमारे पास में 2 अवयव है, भाई समुच्चय बी के अंदर 2 अवयव है ना, ये इसके अंदर है ना, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास में बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है, सदस्य है, में है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आगे की बात की जाए, तो अगर आगे की बात की जाए तो मान लीजिए हमारे पास में जो समुच्चय बी है उसके अंदर हमारे पास में 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। कुछ इस प्रकार हम लोग आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे कि जो समुच्चय बी है उसके अंदर हमारे पास में 4 बिलोंग्स टू, मतलब समुच्चय बी में अवयव 4 है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जो समुच्चय बी है उसके अंदर हमारे पास में जो 5 है, 5 मतलब 4 के बाद में 5 आता है, वो है क्या, नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास में समुच्चय बी है, समुच्चय बी के अंदर अवयव 6 है क्या, दिख रहा है क्या, हाँ है, तो हम कहेंगे हाँ बिलोंग्स टू, ठीक है।
उसी प्रकार आगे आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो समुच्चय बी है उसके अंदर 7 अवयव है क्या, समुच्चय बी के अंदर 7 अवयव है, हाँ तो हम कहेंगे हाँ बिलोंग्स टू। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास में समुच्चय बी है उसके अंदर 8 अवयव है क्या, तो 8 है क्या, 7 के बाद 9 है, 8 नहीं है, हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे जो समुच्चय बी है उसके अंदर 9 अवयव है क्या, मतलब 9 है, तो हम लिखेंगे हाँ 9 है तो बिलोंग्स टू। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है अवयव है तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे हाँ है, सदस्य है तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, में है तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अवयव है उसका मतलब ये होता है, सदस्य है उसका मतलब ये होता है, में है उसका मतलब एक ही होता है। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों बातें इनका मतलब एक ही होता है, और इंग्लिश में इसको सिंपल, इंग्लिश में इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और जैसे मान लो नहीं है तो हम लोग लिखेंगे अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, और इंग्लिश में इसको सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको मिटाता हूं, उसके बाद में अगली स्लाइड में हमारे पास में टॉपिक होता है वो होता है जैसे मान लीजिए सम स्टैंडर्ड सेट। तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करनी पड़ती है, परीक्षा में पूछी जाती है ये बातें, तो इसका भी आपको खास करके क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार डील करते हैं, सारे ध्यान से देखिए। तो इसको हम कुछ इस प्रकार डील करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है कि एन का क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारे पास में, तो ये चिन्ह होते हैं जिससे आप सभी को ध्यान रखने, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप 11th में आ गए, 11वीं क्लास में आ गए, तो इसमें हायर मैथमेटिक्स आ जाती है। तो इसमें आपको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, इनको जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं उन्हीं से इनका उच्चारण करके हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कहेंगे पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण, प्राकृतिक, ठीक है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, हम लोग इनके चिन्हों से, मतलब जो इनको प्रदर्शित करते हैं उन्हीं चिन्हों से इनको याद रख के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे आप सारे ध्यान से दो, तो प्राकृतिक संख्या एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जो कौन सी होती है 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं, और वो कौन सी होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक होती है, अनंत तक होती है। उसके बाद में हमारे पास में कौन सी आती है, सबसे पहले प्राकृतिक, उसके बाद में पूर्ण, उसके बाद में आती है पूर्णांक, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, और उसको हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z वाली संख्या कौन सी होती है हमारे पास में, जिसमें धनात्मक 0 और साथ में क्या हो, ऋणात्मक, यानी 0 1 2 3, और यहाँ पर कौन सी हो, अनंत तक, और इस साइड में भी -1, उसके बाद में -2 और -3, और यहाँ तक अनंत तक, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक, और इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, यानी ये तो हो जाती है हमारे पास में पॉजिटिव, और ये हमारे पास में हो जाते हैं नेगेटिव। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर जीरो क्या है, तो जीरो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो कोई प्लस का चार्ज होता है ना ही कोई माइनस का, ये अपने में ही कूल रहता है, प्लस लगाओ तो माइनस, इसका जो साइंटिफिक उत्तर है वो हमारे पास में क्या आता है, जीरो ही आता है। अब देखो यहां से आगे की अगर बात की जाए तो हमारे पास में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, उसके बाद में जो संख्या आती है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं Q से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो यहाँ से Q से परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q के रूप में, अर्थात बट्टे के रूप में हो, ठीक है। और Q बराबर में क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता,
और P और Q का जो HCF हमारे पास में, HCF किसका, P और Q का, वो सदैव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब एग्जांपल की अगर बात करें भाई, कोई संख्या बताओ, तो जैसे आप सभी को पता है, जैसे कि 2/3 हो गई, ठीक है, 5/4 हो गए, ठीक है, 0/2 हो गया, ठीक है, जैसे मान लो 1/2 हो गए, इत्यादि बहुत सारी संख्याएं होती है, यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती है हमारे पास में। उसके बाद में अगर से बात की जाए परिमेय संख्या के बाद में आती है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और ऊपर क्या लगा देते हैं, C, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये दर्शाने का तरीका होता है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो किस रूप में नहीं होती, P/Q रूप के रूप में नहीं होती। जैसे एग्जांपल की अगर से बात की जाए, जैसे रूट वाली संख्या हो गई, ठीक है, रूट में 2, रूट में 5, 1 पाई, ये तो हमारे पास में संख्या होती है, कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद में अगर से आप ध्यान दो थोड़ा सा, तो जैसे मान लीजिए कुछ खास हम लोग उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, कैसे, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास में वास्तविक संख्या भी होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर कौन सी होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए कि जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो उनको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, जैसे मान लो रूट वाली संख्या भी होती है, उसके अंदर बट्टे वाली संख्या भी होती है, परिमेय संख्या, ठीक है, पाई भी ले सकते हैं, ठीक है, 1/2 भी ले सकते हैं, इत्यादि। ये हमारे पास में होती है रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। उसके बाद में अगर मान लीजिए हम लोग कहें, जैसे मान लीजिए जेड है और घात में हमने क्या लगा दिया, 0, मतलब किसकी चर्चा हो रही है भाई, इसमें चर्चा उसकी हो रही है, मतलब जो जेड है वो पूर्णांक है, जेड हमारे पास में क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर नंबर, तो ऊपर घात 0 है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, 0 ही लेना होता है। क्या लेना होता है, 0। जैसे मान लो पूर्णांक लगा दिया और हमने यहाँ पर घात में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। प्लस लगाने का मतलब है कि हमें सिर्फ प्लस वाली संख्या लेनी है पूर्णांक में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जेड है, जेड के ऊपर घात किसकी लगा दी, माइनस की, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जेड के ऊपर घात किसकी है, माइनस की, यानी पूर्णांक में सिर्फ और सिर्फ किस संख्या को यहाँ पर यूज में लेना है, माइनस वाली संख्या को यूज में लेना है, यानी कि -1, -2, -3, और ऐसे करते करते अनंत तक। ये सारी बातें आपको क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है, जो कि आपके आगे जाकर काम आती है। तो मेरे हिसाब से आपको मोटा मोटी पोर्शन समझ में आया होगा कि हम लोग किस प्रकार यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपका जो उदाहरण नंबर 1 है उसको करवाता हूं, उसके बाद में आपको आगे बताया जाएगा। उदाहरण नंबर 1 है, इसको करते हैं। सबसे पहले जो उदाहरण नंबर 1 है वो क्या बोल रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 बोल रहे हैं समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप आप सभी को पता है क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में आराम से चर्चा की थी। अगर जो आपने वो वीडियो देखा है तो आप सभी को पता है कि रोस्टर रूप क्या होता है। देखो इसको हल करते हैं, इसको कैसे डील करेंगे सारे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सारे दिमाग देखो कि ये जो हमारे पास में बहुपद है, ये हमारे पास में क्या है, बहुपद है, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि आप सभी को आती होगी, और गुणनखंड विधि हमें क्या कहती है आप सभी को पता होना चाहिए। गुणनखंड विधि कहती है कि गुणा करो, किसको, गुणा करो फर्स्ट और लास्ट वाले को, यानी x² गुणा कुछ नहीं है 1 और लास्ट में क्या है -2, तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, -2। क्यों, क्योंकि 1 और -2 को गुणा करेंगे तो -2। उसके बाद में चाहो तो जोड़ो और चाहे घटाओ, बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है, x का गुणा कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। तो ये हमें दो संख्या चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम लोग 1 को गुणा कराते हैं, या ऐसे कर लो आप कि -2 को +2 को हम लोग गुणा कराएंगे -1 से, आराम से समझ में आ जाएगा। +2 को गुणा कराएंगे -1 से तो क्या आएगा, -2, राइट, -2 आना चाहिए। और 2 में से 1 घटाएगा तो हमारे पास में क्या आता है, +1 आता है। क्यों, क्योंकि 2 में से 1 है तो 1, तो वो हमारे पास में दो संख्या हो जाती है। कौन कौन सी, 2 और -1। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार डील करेंगे कि x² प्लस में 2x माइनस में x और माइनस में 2 बराबर में 0। इसमें से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, कॉमन x, तो यहाँ से x निकल बाहर लिया कॉमन,
कॉमन यहाँ पर हो जाएगा x प्लस, तो प्लस x बार कॉमन ले ले तो यहाँ पर हो गया 2, माइनस तो माइनस, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकला तो 1, यहाँ पर x है जैसे जैसे बाहर से माइनस का अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का, और उसके बाद में प्लस का ये 2 है जैसे जैसे, और बराबर में हमारे पास में क्या हो जाएगा 0। अब देखो आप आगे ध्यान से क्या देखोगे कि ये और ये सेम टू सेम है, तो अगर ये सेम टू सेम है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और उसके बाद में x प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया यहाँ और यहाँ, तो बच्चा क्या x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और बराबर में क्या है हमारे पास में 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और एक बार x माइनस 1 बराबर में क्या करेंगे 0, लास्ट में इन दोनों के बराबर में 0 करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ये माइनस का उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी ये हो जाएगा प्लस का 1। तो जो हमारे पास में समुच्चय बनाना था, क्या बना था, समुच्चय बनाना था, वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, समुच्चय बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मंजिला कोष्टक लगाते हैं, मंजिला कोष्टक लगाते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो मंजिला कोष्टक लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद में इसके अंदर जो अवयव है उनको लिख देते हैं, यानी कि माइनस का 2 और 1, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2 और 1। यही हमारे पास में होता है क्या, रोस्टर समुच्चय निर्माण, यानी समुच्चय रोस्टर रूप में हम लोग कुछ इस प्रकार ही लिखते हैं। मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे पास में अगला वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी उदाहरण वह सभी प्रश्न करेंगे। तब